Good morning students, how are you? I hope you are doing great at home and you are in a healthy state of mind. Dear students, welcome in our social science class. Dear students, today we are going to discuss a new chapter, Growing Up as Boys and Girls, from the book Social and Political Life. Dear students, let's start our chapter and you can open the page number 44. This is our book. So, being a boy or a girl is an important part of one's identity. किसी की भी पहचान का ये एक मेन पॉइंट होता है कि आप बॉय हैं या गर्ल हैं. The society we grow up in teaches us what kind of behavior is acceptable for boys and girls. ये जिस सोसाइटी में हम पलते बढ़ते हैं, जहाँ हम ग्रो करते हैं, वो सोसाइटी हमें सिखा देती है कि बॉयज और गर्ल्स का कौन सा बिहेवियर एक्सेप्टेबल है और कौन सा बिहेवियर एक्सेप्टेबल नहीं है. इसके साथ साथ सोसाइटी हमें ये भी बता देती है कि क्या काम बॉयज कर सकते हैं और क्या काम गर्ल्स कर सकते हैं और कौन से काम हैं जो नहीं कर सकते हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, वी ऑफन ग्रो अप थिंकिंग दैट दीज थिंग्स आर एग्जैक्टली द सेम एवरीवेयर. और हमें लगता है कि यही सेम सिनेरियो हर जगह पर अवेलेबल होगा, जबकि ऐसा नहीं है. वी विल ट्राई टू फाइंड आउट आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चन इन आवर कमिंग स्टोरीज. जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे उसमें हम इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे कि हर सोसाइटी जो है वो सेम सिनेरियो हर जगह पर नहीं होता है. सो डियर स्टूडेंट्स, we will also look at how the different roles assigned to boys and girls prepare them for their future role as men and women. This chapter also help us to know कि कैसे कि boys और girls को जो काम असाइन करते हैं उसी तरीके से वो फिर बड़े होते जाते हैं और उसी सेम रोल में फिर वो कैसे अपने आप को प्रूव करते हैं एज ए मैन और वुमन. वो कौन से काम करते हैं, ये सब हम इस चैप्टर में देखेंगे और सीखेंगे. सो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट अ स्टोरी. ग्रोइंग अप इन समोआ इन 1920s. समोआ एक आइलैंड ग्रुप है जो कि पैसिफिक ओशन के साउदर्न पार्ट में पड़ता है. In 1920s, according to research report on Samoan society, children did not go to school. ये 1920s की रिपोर्ट है. रिसर्च करने के बाद पता चला कि वहाँ के लोग जो हैं अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते हैं. They learn many things such as how to take care of children and the many things like household chores. So वो बच्चे जो है वो स्कूल नहीं जाते. वो बचपन से ही क्या सीखना शुरू करते हैं कि कैसे अपने छोटे भाई बहन की टेक केयर करनी है, कैसे जो है अपनी जो हाउस होल्ड वर्क्स हैं उनको कैसे करना है, वो सब वो स्टार्टिंग से ही सीखना शुरू कर देते हैं. बिसाइड्स दिस, फिशिंग वॉज वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी ऑन दिस आइलैंड. सो इस आइलैंड की जो मेन ऑक्यूपेशन है वो फिशिंग है. तो बच्चे जो है वो यंग एज से ही फिशिंग करना सीखते हैं और फिशिंग के लिए दूर दूर बहुत से लॉन्ग जो है वो एक्सपीडिशन करते हैं. एक्सपीडिशन का मतलब होता है ओशियन के अंदर काफी दूर तक ट्रैवल करना अपनी बोट के साथ और फिर फिशिंग कर लेकर आना. बट दे लर्न दीज थिंग्स एट डिफरेंट पॉइंट इन देयर चाइल्डहुड. और ये बचपन से ही मतलब अलग अलग स्टेज पे काम सीखते हैं. जैसे जब बहुत छोटे होते हैं तो हाउस होल्ड चोर सीख जाते हैं, फिर हल्का से ग्रो करते हैं, थोड़ा बहुत ग्रो करते हैं, साल 2 साल बाद तो फिर वो फिशिंग करना सीख जाते हैं. As soon as babies could walk, their mothers and other adults not longer look after them. जैसे ही बच्चे ने वॉक करना शुरू किया, जैसे सपोज करो 1 ईयर का बेबी जो होता है वो वॉक करना स्टार्ट कर देता है, तो उसके बाद जो मदर या जो घर के बड़े हैं वो उस बच्चे की लुक आफ्टर करना छोड़ देते हैं. और उसकी लुक आफ्टर कौन करता है? जो उसके बड़े भाई बहन होते हैं वो लुक आफ्टर करते हैं. बोथ बॉयज एंड गर्ल्स लुक आफ्टर देयर यंगर सिबलिंग्स. और ये काम दोनों करते हैं. ऐसा नहीं कि सिर्फ गर्ल्स को बोल दिया जाता है कि आप लुक आफ्टर करें, बॉयज नहीं करेंगे. बॉयज और गर्ल्स दोनों को ये जिम्मेदारी दी जाती है कि आप अपने छोटे भाई बहन की टेक केयर करें. बट बाय द टाइम a boy was about 9 years old, he joined the older boy in learning outdoor jobs like fishing and planting coconut. और जैसे ही कोई भी लड़का बॉय अगर 9 इयर्स का हो गया है तो उसको बाहर जाने की परमिशन मिलने लग जाती है. जैसे बाहर जाने का मतलब है कि बाहर के काम सीखना, जैसे कि फिशिंग करना सीखना या फिर कोकोनट को प्लांट करना सीखना. ये सारे काम बच्चे जो है वो 9 इयर्स के बाद वो अपने से बड़े बच्चों के ग्रुप में रहना शुरू कर देते हैं और बाहर ये जॉब सीखना शुरू कर देते हैं. Girls had to continue looking after small children or do errands for adult till they were teenagers. और लड़कियां जो हैं वो 9 इयर्स के बाद भी कंटिन्यू घर पे ही रहती हैं और अपने घर के काम करना ही सीखती हैं और बड़ों के और छोटों की केयर करना सीखती हैं. यही काम वो करती हैं जब तक कि वो टीनेजर नहीं हो जाती. और उनके लिए क्या एज फिक्स की गई है? बट वंस दे बिकम टीनेजर दे हैड मच मोर फ्रीडम.
आफ्टर द एज ऑफ 14 और सो। जैसे लड़कियां जो है वो 14 ईयर्स की होती हैं, फिर उनको फ्रीडम मिलती है, फिर वो बाहर जा सकती है, बाहर के काम कर सकती हैं। बाहर के काम में वो भी फिशिंग भी कर सकती है और साथ ही साथ वीविंग का काम कर सकती है, जैसे बास्केट बनाना वगैरह। और उसके अलावा वो कोकोनट की प्लांटेशन भी कर सकती है बाहर जाकर। वर्क लर्न हाउ टू वीव बास्केट। कुकिंग वॉज डन इन स्पेशल कुकिंग हाउस। और कुकिंग हाउस जो की जाती है उसके लिए वो स्पेशल हाउस बनाते होते हैं, वहां पर उनकी कुकिंग होती है। वेयर बॉयज वर सपोज्ड टू डू मोस्ट ऑफ द वर्क व्हाइल द गर्ल्स हेल्प विद द प्रिपरेशन। जहां पर उन कुकिंग हाउसेस के अंदर गर्ल्स जो हैं वो प्रिपरेशन में, जैसे कि चॉपिंग करना, वेजिटेबल को वॉश कर लेना, इस तरीके के काम करने में हेल्प करती है, जबकि कुकिंग जो है वो बॉयज करते हैं। तो जबकि आप अपनी सोसाइटी से इसको कंपेयर करेंगे तो अपनी सोसाइटी में क्या है, यहाँ पर मेनली गर्ल्स जो है वो कुकिंग करती हैं और इन सम केसेस बॉयज जो है वो प्रिपरेशन में हेल्प कर देते हैं, जबकि ये भी हर जगह पर नहीं है। जबकि समोआ आइलैंड क्या है, वहां पर गर्ल्स जो है वो प्रिपरेशन में हेल्प करती है, जबकि बॉयज जो है वो कुकिंग करते हैं। तो यहाँ से आपको पता चल गया, आपके क्वेश्चन का आंसर भी हो गया है कि सभी सोसाइटी एक जैसी नहीं है, सभी सोसाइटीज का एटमॉस्फेयर जो है डिपेंड करता है उनके एटमॉस्फेयर पे। सो डियर स्टूडेंट्स, our next story is growing up male in मध्य प्रदेश in 1960s। अब हम मध्य प्रदेश की बात जानेंगे। मध्य प्रदेश जो है वो भारत का एक स्टेट है और यहाँ पर 1960s में क्या बिहेवियर होता है उसके बारे में हम सीखेंगे। द फॉलोइंग इज अडैप्टेड फ्रॉम एन अकाउंट ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग इन अ स्मॉल टाउन इन मध्य प्रदेश इन 1960s। फ्रॉम द क्लास 6 onward, boys and girls went to separate schools। मध्य प्रदेश की जहाँ की ये बात है, जहाँ की ये रिपोर्ट है, वहां पर बताया गया है कि 6th क्लास के बाद की जितनी भी क्लासेस होती हैं उनके लिए बॉयज और गर्ल्स के लिए स्कूल जो है वो सेपरेट कर दिए जाते हैं। द गर्ल्स स्कूल वॉज डिजाइन वेरी डिफरेंटली फ्रॉम द बॉयज स्कूल। और साथ ही साथ गर्ल्स के स्कूल का डिजाइन और बॉयज के स्कूल का डिजाइन भी जो है वो डिफरेंट होता है। दे हैड अ सेंट्रल कोर्टयार्ड वेयर दे प्लेड इन टोटल seclusion and सेफली फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड। सेक्लूजन का मतलब होता है एक तरीके से हिडन, जहां पर हम अंदर का इंसान जो है बाहर ना देख पाए, बाहर वाले अंदर ना देख पाए। तो इस तरीके का वहां पर कोर्टयार्ड बनाते हैं गर्ल्स को प्ले करने के लिए, जिसकी चारों तरफ एक तरीके से बाउंड्री होती है। और इसमें यहाँ पर बताया गया कि गर्ल्स और बॉयज की स्कूल की जो बिल्डिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो भी डिफरेंटली डिजाइन किया जाता है, जिसमें गर्ल्स का जो कोर्टयार्ड है वो इस तरीके से होता है जिसमें गर्ल्स बाहर और बाहर वाले अंदर ना देख पाए। जबकि आगे देखते हैं कि बॉयज का प्लेग्राउंड कैसा होता है। द बॉयज स्कूल हैड नो सच कोर्टयार्ड एंड आवर प्लेग्राउंड वाज जस्ट अ बिग स्पेस अटैच्ड टू द स्कूल। जबकि बॉयज का जो प्लेग्राउंड है वो एक खुला मैदान होता है, वहां पर कोई कोर्टयार्ड तरीके की चीज नहीं होती है। तो बॉयज का खुला मैदान होता है। Every evening, when school was over, the boys watched as hundreds of school girls crowded the narrow streets. As these girls walked on the street, they looked so purposeful. यहाँ पर बताया गया है कि बॉयज की जब स्कूल ऑफ हो जाता है तो उसके बाद जब वो बाहर निकलते हैं तो वो स्ट्रीट में ही खड़े हो जाते हैं, जबकि गर्ल्स जो है वो वेरी पर्पसफुल, जैसे ही उनका स्कूल ऑफ होता है उन्हें पता है कि ये स्ट्रीट जो है वो उनके घर जा रही है, तो सीधा वो निकलती हैं और अपने घर की तरफ चली जाती है। जबकि जो बॉयज होते हैं दे यूज टू stand up in the street as place to stand around idling to play to try and out tricks with their bicycles। और boys क्या होते हैं वो वहीं स्ट्रीट्स में खड़े रहते हैं गॉसिप्स करने के लिए, या फिर वो प्ले करते हैं या फिर अपनी बाइसाइकिल के साथ ट्रिक्स दिखाना शुरू कर देते हैं। जबकि गर्ल्स जो हैं जैसे स्कूल ऑफ हुआ उसके बाद सीधी घर चली जाती हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, after getting the 2 examples above, we realize that there are many different ways of growing up. Often we think that there is only one way in which children grow up. So dear students, हमें लगता है कि जिस सोसाइटी में हम ग्रो अप हो रहे हैं वैसा ही हर सोसाइटी में वैसे ही होता है, जबकि ये 2 कहानियां पढ़ के हमें पता चल जाता है कि हर सोसाइटी का अपना सिनेरियो डिफरेंट होता है। नेक्स्ट इज we also realize that societies make clear distinction between boys and girls. This begins from the very young age. We are, for example, given different toys to play with. Boys are usually given cars to play with and girls dolls. जबकि आपको पता है कि सोसाइटी जो है वो हमें बहुत छोटे से ही हमें समझाना शुरू कर देती है कि आप बॉय हैं, आप गर्ल हैं, आप ये काम कर सकते हैं, आप ये काम नहीं कर सकते हैं। इसके
साथ साथ हम जब बहुत छोटे होते हैं हमें बता दिया जाता है कि आप बॉय हैं तो आप कार के साथ प्ले करिए, आप गर्ल्स हैं तो आप डॉल्स के साथ प्ले करिए। तो ये जो डिफरेंट है, ये जो डिस्टिंक्शन है, ये बहुत स्टार्टिंग एज से शुरू हो जाता है। Why are girls then given dolls and boys cars? Toy become a way of telling children that they will have different futures when they become man and women। और ये क्यों किया जाता है? क्योंकि ये हमें शुरू से ही समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि जब आप बड़े बन जाओगे, जब आप अडल्ट हो जाओगे तो आपका फ्यूचर अलग है, आपका फ्यूचर अलग है, आपका काम करने का सिनेरियो अलग रहेगा, आपका काम करने का सिनेरियो अलग रहेगा। सो ये जो है हमें शुरू से ही समझाने के लिए होता है। इफ वी थिंक अबाउट इट, दिस डिफरेंस इज क्रिएटेड इन द स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट एवरीडे थिंग्स। और ये जो डिफरेंस है ये थोड़ा थोड़ा शुरू किया जाता है और हर जगह पे, हर काम में, हर पहनावे में, हर एक्ट में हमें धीरे धीरे हमारे दिमाग के अंदर डाल दिया जाता है। हाउ गर्ल्स मस्ट ड्रेस, व्हाट गेम्स बॉयज शुड प्ले, हाउ गर्ल्स नीड टू टॉक सॉफ्टली और बॉयज नीड टू बी टफ। इवन हमारी ड्रेसिंग सेंस जो है, आपको पता होगा, कई बार आपने सुना भी होगा अपने आसपास कि बॉयज का कलर क्या होता है, ब्लू होता है, गर्ल्स जो है वो पिंक पसंद करती है। जबकि ऐसा शुरू में नहीं होता, ये धीरे धीरे सोसाइटी हमारे दिमाग के अंदर डाल देती है कि कैसे हमें ड्रेसअप करना है, कैसे कपड़े पहनने हैं। इसके अलावा गर्ल्स को बोला जाता है कि आपको सॉफ्ट स्पोकन होना चाहिए, जबकि बॉयज को बोला जाता है आपकी जो वॉइस है वो टफ होनी चाहिए। सो ये डिफरेंस जो है हमारी सोसाइटी हमारे अंदर स्टार्टिंग से ही डाल देती है। अब हम पेज नंबर 47 से एक स्टोरी पढ़ेंगे जिसका नाम है माई मदर डज नॉट वर्क। मेरी मदर काम नहीं करती है। देखते हैं ये स्टोरी किसके बारे में है। माँ, वी आर गोइंग ऑन स्कूल एक्सकर्शन। एक्सकर्शन का मतलब होता है शॉर्ट ट्रिप। सो रोजी मैम नीड्स वॉलंटियर। तो यहाँ पर एक गर्ल जो है वो अपनी मदर को कहती है कि माँ, हम जो है कि ट्रिप पे जा रहे हैं, तो क्या, जबकि रोजी मैम को एक वॉलंटियर चाहिए। कांट यू टेक अ हॉलीडे फ्रॉम ऑफिस एंड वॉलंटियर। तो क्या आप अपने ऑफिस से छुट्टी लेके वॉलंटियर नहीं बन सकती हैं। हरमीट्स मदर ऑलवेज कम्स फॉर एक्सकर्शंस बिकॉज शी डज नॉट वर्क। जबकि वो कहती है कि हरमीत जो है उसकी मदर तो हर बार आती हैं एक्सकर्शन पे, ट्रिप पे, क्योंकि वो कोई काम नहीं करती हैं। यहाँ पर जो उसकी मदर है, गर्ल की मदर, जो वो कहती है सोनाली। सो यहाँ पता चल जाता है कि गर्ल का नाम क्या है, सोनाली। तो कहती है सोनाली, हाउ कैन यू से दैट यू नो दैट जसप्रीत आंटी इज अप एट 5 AM एवरी डे डूइंग ऑल द हाउस वर्क। कहती है सोनाली, आप ऐसे क्यों कह रहे हैं, जबकि जो जसप्रीत आंटी है, मतलब हरमीत की जो मदर है उनका नाम जसप्रीत है, वो तो सुबह 5 बजे जब जाती है घर का काम करने के लिए, फिर आप ऐसे क्यों कह रहे हैं कि वो काम नहीं करती। Yes, but that's not real work. It's just housework. तो यहाँ पर सोनाली कहती है कि वो रियल वर्क नहीं है, वो सिर्फ हाउस वर्क ही तो है। यहाँ पर वो कहती है, जो उसकी मदर है, That's what you think, do you? Let's go over to their house and ask Jaspreet what she thinks. कहती है चलो ऐसा अगर तुम सोचती है वो, तो चलो जसप्रीत आंटी के घर चलते हैं और बात करते हैं कि वो क्या सोचती है इस बारे में। यहाँ पर फिर वो दोनों जो है वो जसप्रीत के घर चले जाते हैं। हर्षरण, सोनाली थिंक दैट योर वाइफ इज नॉट अ वर्किंग पर्सन। यहाँ पर हर्षरण जो है वो जसप्रीत आंटी के हस्बैंड है और यहाँ पर वो जो सोनाली की मदर कहती है कि हर्षरण, सोनाली कह रही है कि आपकी बीवी काम नहीं करती, क्या आप ऐसे सोचते हैं। यहाँ पर जसप्रीत जो है वो कहता है, बट इट इज नॉट दैट करेक्ट आंटी, माई मदर इज अ हाउस वाइफ, शी डज नॉट वर्क। यहाँ पर जसप्रीत कहता है शी इज राइट, सोनाली इज राइट, क्योंकि मेरी मदर तो हाउस वाइफ है तो वो कोई काम नहीं करती है। सो यहाँ पर अब जसप्रीत आंटी जो है वो पानी लेकर आती है सभी के लिए। देन जसप्रीत, व्हाई डोंट यू जस्ट रिलैक्स एंड लेट देम मैनेज एवरीथिंग फॉर चेंज। कहती है कि जसप्रीत तुम आराम क्यों नहीं करती और सारा काम इन्हें करने के लिए क्यों नहीं बोलती, ऐसा सोनाली की मदर कहती हैं। तो यहाँ पर जसप्रीत कहती है ये ग्रेट आइडिया है। अब यहाँ पर जसप्रीत और जो सोनाली है वो दोनों खुश हो जाते हैं, वाओ कि हमें सारा काम खुद करना है, तो ये एक मजे वाली बात होगी। अब नेक्स्ट मॉर्निंग की बात है, 7:30 हो गए हैं। यहाँ पर जो हर्षरण है वो ऑफिस जाने के लिए लेट हो जाते हैं और वो कहते हैं, ओह गॉड लुक एट द टाइम, वेयर इज माय ब्रेकफास्ट, मेरा ब्रेकफास्ट कहाँ पर है। तो यहाँ पर जसप्रीत जो है वो कहती हैं कि आप भूल गए मैं तो स्ट्राइक पर हूँ। तो यहाँ पर उन्हें पता चलता है कि बच्चे भी अभी रेडी नहीं हुए हैं। तो ये सब जो है, यहाँ पर जसप्रीत जो है ये भी बता देती है कि मंगला जो है वो भी छुट्टी पे है। मंगला जो है वो उनकी हाउस मेड है जो उनकी काम में हेल्प कराती है, तो आज वो भी छुट्टी पर है। अब यहाँ पर जो हर्षरण है उसको बड़ी चिंता होती है, वो कहता है ओहो दैट्स द स्कूल बस, आई हैव टू ड्रॉप देम इन द कार। वो देख रहे हैं विंडो से कि जो बस है उसने हॉर्न दे दिया है, वो निकल गई है। दैट मीन बच्चों की बस निकल गई है, अब उन्हें कार में उन्हें ड्रॉप करना पड़ेगा।
hurry and ask Harmeet to switch on the pump। यहाँ पर अब देखते हैं बच्चे रेडी नहीं हुए हैं, जसप्रीत जो है वो ब्रश कर रहा है, तो यहाँ पर हर्षरण कहता है कि आप जल्दी से रेडी हो जाइए फटाफट। यहाँ पर जसप्रीत जो है वो कहती है कि बच्चों के लंच बॉक्स के बारे में क्या है, तो वो कहते हैं कि मैंने बच्चों को पैसे दे दूंगा और वो कैंटीन से कुछ खरीद लेंगे। यहाँ पर बच्चे कहते हैं कि मम्मा ने हमें ऑलरेडी पैसे दे दिए हैं, क्योंकि यहाँ पर जसप्रीत को अंदाजा हो गया होगा कि वो ऐसे भूल जाएंगे लंच बॉक्स, तो इसीलिए उन्होंने पहले दे दिए। अब शाम हो जाती है और वो ऑफिस से वापस आते हैं तो कहते हैं आई एम एग्जॉस्टेड, मैं बहुत थक गया हूँ, क्या चाय मिलेगी। तो इस पर जसप्रीत कहती है, जसप्रीत के कहने से पहले ही वो हर्षरण कहता है वो आज तो तुम तो स्ट्राइक पर हो। द हाउस लुक लाइक इट वॉज हिट बाई हरिकेन। यहाँ पर जसप्रीत जो हर्षरण है वो देखते हैं कि सारा रूम घर जो है बिखरा पड़ा है, तो ये कहते हैं कि घर में तूफान आया था, तो डिड यू एक्सेप्ट इट टू रिमेन इन एग्जैक्टली द सेम कंडीशन इन विच यू लेफ्ट इट दिस मॉर्निंग। तो यहाँ पर जसप्रीत कहती है कि सारा सामान वैसे ही पड़ा है जैसे तुम मॉर्निंग में इसे छोड़ कर गए थे। यहाँ पर अब वो स्माइल आ जाती है जसप्रीत के चेहरे पर, वो कहती है हरमीत वेयर ऑन द अर्थ आर द टी लीव्स। जब हर्षण किचन में जाता है तो वो ढूंढता रह जाता है कि टी लीव्स कहाँ पर है और उसे नहीं मिलते हैं। नेक्स्ट जो पिक्चर है उसमें जसप्रीत खड़ी हुई मुस्कुरा रही है और वो सोच रही है कि मैंने अभी ये भी नहीं बताया कि शाम को चाचा जी और चाची जी घर पे डिनर के लिए आ रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसी सेम स्टोरी को हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में आगे लेकर जाएंगे, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वेलबींग हाउस वर्क। Harmeet's family did not think that the work Jaspreet did within the house was real work. This feeling is not unique to their family. Across the world, the main responsibility for housework and caregiving tasks like looking after the family, especially children, the elderly and the sick members, lies within the women. So ये कहानी जो है वो सिर्फ हरमीत के घर की नहीं है, ये सारे अगर आप दुनिया भर में देखेंगे तो यही चलता है। सभी मानते हैं कि केयर गिविंग का जो काम है, लुक आफ्टर का जो काम है, घर के हाउस होल्ड का जो काम है, वो सभी वुमेन्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो the work that women do within the home is not recognized as work. It is also assumed that this is something that comes naturally to women. जबकि घर में जो जितना भी सारा दिन काम करते हैं, जो काम करती हैं, उस काम को रिकग्निशन भी नहीं मिलती, क्योंकि उसके बदले उनको वेजेस या सैलरी नहीं मिलती, तो उसको इसलिए डीवैल्यू किया जाता है और लगता है कि वो कोई काम नहीं करते हैं। आगे हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, लाइफ ऑफ डोमेस्टिक वर्कर्स। घर में जो काम करने आते हैं, जो हेल्पर होती है, जो मेड होती हैं, उनको हम डोमेस्टिक वर्कर कहते हैं और देखते हैं कि उनकी जिंदगी कैसी होती है। इन द स्टोरी अबव, हरमीत्स मदर वाज नॉट द ओनली वन हु डिड द हाउस वर्क। हमने एक नाम सुना था जिसमें जसप्रीत कह रही थी कि आज मंगला भी जो है वो ऑफ ले रखा है, उसने, उसकी हॉलीडे है। सो मंगला कौन थी? उनकी डोमेस्टिक वर्कर थी। So a lot of work was done by Mangla, their domestic helper. Many homes, particularly in towns and cities, employ domestic workers. So Mangla जो इस स्टोरी में क्या है? डोमेस्टिक वर्कर है, और सिटी के बहुत सारे घरों में जो है डोमेस्टिक हेल्पर होते हैं। They do a lot of work: sweeping, cleaning, washing clothes and dishes, cooking, looking after young children and elderly. तो ये जो डोमेस्टिक हेल्पर होते हैं ये घर के काम में हेल्प करवाते हैं, जिसमें खाना बनाना आ गया, छोटे बच्चों की या बूढ़ों की देखभाल हो गई, तो ये सारे कामों के हिस्से आते हैं। मोस्ट डोमेस्टिक वर्कर आर वुमेन। समटाइम्स इवन यंग बॉयज एंड गर्ल्स आर एम्प्लॉयड टू डू दिस वर्क। मोस्टली जो होती है वुमेन जो ये काम करती है डोमेस्टिक हेल्पर का, इसमें कभी कभी बॉयज और गर्ल्स जो यंग एज के हैं उनको भी हायर कर लिया जाता है। वेजेस आर लो एज डोमेस्टिक वर्क डज नॉट हैव मच वैल्यू। सो इनकी जो वेजेस होती है, इनकी सैलरी जो होती है वो बहुत कम होती है। जैसे कि हमने पहले भी बताया था कि घर के काम को डी वैल्यू किया जाता है, उसको वैल्यू वाला नहीं माना जाता है। डोमेस्टिक वर्क्स डे कैन बिगिन एज अर्ली एज 5 in the morning and as late as 12 at the night। और जो डोमेस्टिक हेल्पर होती है इनकी सुबह जो है वो बहुत जल्दी हो जाती है, ये 5 बजे उठ के काम करना शुरू करते हैं और लेट नाइट 12 बजे तक इनका काम खत्म होता है। इसके बावजूद भी इतने आवर्स के काम करने के बाद उनकी वेजेस जो है वो बहुत कम होती है। डिस्पाइट द हार्ड वर्क दे डू, देयर एम्प्लॉयर्स ऑफन डू नॉट शो देम मच रिस्पेक्ट। और कई बार मालिक जो होते हैं वो इतनी काम के बाद सैलरी भी कम देते हैं और रिस्पेक्ट भी नहीं करते हैं। दिस इज व्हाट मेलानी अ डोमेस्टिक वर्कर हैड टू से अबाउट हर एक्सपीरियंस। सो मंगला का एक्सपीरियंस हमने देख लिया था, उसकी कहानी से सीख लिया था, और अब यहाँ पर एक और डोमेस्टिक हेल्पर है जिसका नाम है मेलानी। वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए कहती है, My first job was with a rich family that lived in a 3-storied house. The maid was very strange as she would shout to get any work done. My work was in the kitchen,
there were 2 other girls who did the cleaning. Our day would begin at 5 o'clock for breakfast. We would get a cup of tea and 2 dry rotis. We could never get a third roti. In the evening, when I cooked the food, the 2 other girls would beg to me to give them an extra roti. I would secretly give it to them and make an extra one for myself. यहाँ पर वो कहती है कि हमारी जो शुरुआत है दिन के काम की वो 5 बजे हो जाती है। जो मेरी मैम साहिब है उसका 3 मंजिला घर है और हम इतना काम करते हैं और वहाँ पर मेरे अलावा 2 और लड़कियाँ भी हैं जो काम में हेल्प करवाती हैं। जब खाने देने की बात आती है तो वो हमें 1 कप चाय और 2 सूखी रोटी देती है, जबकि हम इतना सारा काम करते हैं। कहती है जब मेरी शाम की टर्न आती है खाना बनाने की तो वो जो दूसरी 2 लड़कियां मुझे बैग करके भीख मांगती कि एक एक्स्ट्रा रोटी उनके लिए मैं बना दूं, और मैं ऐसा करती हूँ। मैं एक्स्ट्रा रोटी बना देती हूँ, चुपके से उनको दे देती हूँ और एक एक्स्ट्रा रोटी मैं अपने लिए भी बना लेती हूँ। We were so hungry after working through the day. We could not wear chappals in the house. In the winter, our feet would swell up with the cold. I used to feel scared of the ma'am side, but also felt angry and humiliated. Did we not work all day? Did we not deserve to be treated with some respect? यहाँ पर तो मेलानी जो है वो कहती है कि सर्दियों में हमें ये भी परमिशन नहीं थी कि हम स्लीपर्स पहन लें और ठंड में हमारे पैर जो है वो सूज जाते थे, स्वेल हो जाते थे। क्या हमें इतनी भी रिस्पेक्ट नहीं मिलनी चाहिए? क्या हम काम नहीं करते? तो कई बार मुझे गुस्सा भी आता है, पर मैं मैम साहिब से डर जाती हूँ। यहाँ पर वो ये अपनी स्टोरी सुनाती है। सो डियर स्टूडेंट्स, in fact, what we commonly term as housework actually involves many different tasks. जिसको आप सारे को समेट के एक बात कह देते हैं ना, हाउसवर्क। सो वो एक हाउसवर्क एक काम नहीं है, वो बहुत सारे कामों को मिला के हाउसवर्क बनता है। A number of these tasks require heavy physical work in both rural and urban areas. Women and girls have to fetch water. In rural areas, women and girls carry heavy हैंड लोड्स ऑफ फायरवुड्स। तो ये जो है बहुत फिजिकल एफर्ट्स लगते हैं हाउस का जो डोमेस्टिक चोर्स है उसको करने में। अर्बन एरियाज की भी बात हुई या फिर रूरल की भी बात हुई। अर्बन में भी घर का काम भी संभालो और बाहर जाकर जॉब भी करो। सो इसमें भी बहुत फिजिकल एफर्ट लगते हैं। अगर हम गांव की बात करें तो फायरवुड्स लेकर आनी है या दूर से पानी लेकर आना है, तो उसमें भी बहुत सारा फिजिकल वर्क लगता है। जबकि इतना सारा काम करने के बाद भी अगर रिस्पेक्ट नहीं मिलती है तो ऑब्वियस बात है उनका एंग्री होना। So many chores like cooking involves standing for long hours in front of the hot stove. इसके अलावा अगर कुकिंग करने की बात आए तो लॉन्ग स्टोव के सामने इतनी गर्मी में, हीट में इतनी लंबे टाइम तक खड़े रहना, तो इसमें भी बहुत एफर्ट लगते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, इन सब चीज़ों से हमने देखा कि वुमेन जो है वो स्पेंड करती हैं मच आवर्स इन हाउस होल्ड चोर्स और मैन जो होते हैं वो बहुत कम हेल्प करते हैं। सो इससे ये भी पता चलता है कि वुमेन के वर्किंग आवर्स ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू मैन, जबकि मैन जो है उसके वर्किंग आवर्स कम है और उसे रेस्ट करने का टाइम ज़्यादा मिलता है, वुमेन्स को रेस्ट करने का टाइम कम मिलता है। अब हमारी जो बुक है उसके पेज नंबर 50 पे ये कुछ डाटा दिया गया है। यहाँ पर टेबल बनाई गई है। इसमें आप ये भी देख सकते हैं कि 2 स्टेट उठाई गई है ताकि आपको स्टेट में जो अलग अलग सोसाइटीज है उनका डिफरेंस भी समझ आ जाए। और यहाँ पे ये भी बताया गया है कि वुमेन अगर जिनको पैसे मिलते हैं उनकी यहाँ पर नंबरिंग बताई गई है, वर्किंग आवर्स बताए गए हैं। सो ये डिफरेंस भी आप यहाँ पर अच्छे से इजीली देख सकते हैं कि कैसे जो है जो वुमेन अनपेड होती हैं उनकी वर्किंग आवर्स भी ज़्यादा हैं और उनकी नंबरिंग भी ज़्यादा है, जबकि उनको रिकग्निशन भी नहीं मिलती है। सो डियर स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज वुमेन्स वर्क एंड इक्वालिटी। यहाँ पर इसमें देखेंगे कि औरतों के काम को सम्मान देने के लिए, इक्वली करने के लिए गवर्नमेंट क्या एफर्ट करती है। As we have seen, the low value attached to the women's household and caregiving work is not an individual or family matter. It is a part of large system of inequality between men and women. ये सिर्फ किसी एक के घर की बात नहीं है, ये पूरी सोसाइटी, पूरी कम्युनिटीज में इस तरीके से हो गया है कि मैन और वुमेन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस किया जाता है। सो इसको पूरे को ओवरकम करने के लिए ऐसी बहुत सारी सोसाइटीज को ठीक करने के लिए क्या किया जाता है। therefore has to be dealt with through actions not just at the level of the individual or the family but also by the government. और ये एफर्ट जो है तभी फुलफिल हो सकते हैं, तभी पर्पजफुल हो सकते हैं जब किसी एक फैमिली को पकड़ के नहीं सुधारना है, ओवरऑल सोसाइटी के लिए काम करना है। और ये किसी कोई इंडिविजुअल नहीं कर पाएगा, इसके लिए गवर्नमेंट को आना होगा और गवर्नमेंट को ऐसे काम करने होंगे जिसमें मैन और वुमेन के बीच के डिफरेंस को कम किया जा सके। एज वी नो हाउ इक्वालिटी इज एन इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल फॉर आवर constitution. The constitution says that being male or female should not become a reason for discrimination.
भारत के संविधान में बोला गया है कि मेल और फीमेल के बीच में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। इन रियलिटी इनइक्वालिटी बिटवीन द सेक्सेस एग्जिस्ट, जबकि रियलिटी में अगर हम देखें, प्रैक्टिकल लाइफ में देखिए तो ये जो इनइक्वालिटी है वो एग्जिस्ट करती है और बहुत बड़े लेवल पे एग्जिस्ट करती है। द गवर्नमेंट इज देयरफॉर कमिटेड टू अंडरस्टैंडिंग द रीजंस फॉर दिस एंड टेकिंग पॉजिटिव स्टेप्स टू रेमेडी द सिचुएशन। For example, it recognizes the burden of the child care and housework falls on women and girls. This naturally has an impact on whether girls can attend school. अब देखिए यहाँ पर ये बात भी है कि जो रूरल एरियाज हैं उसमें आप देखेंगे कि अगर घर में छोटे बच्चे हैं तो ये बात भी डिपेंड करती है कि गर्ल्स जो है वो उनकी टेक केयर करेंगी या स्कूल जाएंगी। सो यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो काम कर रही है इस सतह पर कि चाइल्ड केयर सेंटर्स ओपन किए जाए जहाँ पर जो है छोटे बच्चों की टेक केयर की जा सके ताकि जो उनके बड़े सिबलिंग्स हैं वो स्कूल जा सकें। सो इट डिटरमाइंस वेदर वुमेन कैन वर्क आउटसाइड द हाउस एंड व्हाट काइंड ऑफ जॉब्स एंड कैरियर्स दे कैन हैव। इसके अलावा चाइल्ड केयर जो है जिनको हम आंगनबाड़ी में बोलते हैं तो उसमें गवर्नमेंट ने इंश्योर किया है कि ज्यादातर जो जॉब्स है वो वुमेन्स को मिले सो दैट उन्हें घर से बहुत ज्यादा दूर भी ना जाना पड़े पर घर से वो बाहर भी निकल पाए और उनके काम को वैल्यू मिलने लग जाए। द गवर्नमेंट हैज सेट अप आंगनबाड़ीज और चाइल्ड केयर सेंटर्स इन सेवरल विलेजेस इन द कंट्री और इसीलिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे गाँव में बहुत सारे विलेजेस में इस तरीके के चाइल्ड केयर सेंटर्स और आंगनबाड़ीज जो है वो स्टार्ट की हैं, ओपन की है। द गवर्नमेंट हैज पास लॉज दैट मेक इट मैंडेटरी फॉर ऑर्गेनाइजेशन दैट दे हैव मोर देन 30 वुमेन एम्प्लॉयज टू प्रोवाइड क्रेचेस फैसिलिटीज और इसमें 30 से ज्यादा औरतों को काम दिया जाना चाहिए, ऐसा गवर्नमेंट ने जो है वो लॉज के थ्रू पास कर दिया है। द प्रोविजन ऑफ क्रेचेस हेल्प्स मेनी वुमेन टू टेक अप एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड द होम एंड इट ऑल्सो मेक इट पॉसिबल फॉर गर्ल्स टू अटेंड स्कूल। तो इससे क्या होगा, विमेन्स के काम को रिकॉग्निशन भी मिलेगी, उनकी रिस्पेक्ट भी बढ़ेगी, जबकि जो दूसरी जो गर्ल्स थी घर में जो यंग थी जो स्कूल जाने वाली थी जो जिनको लगा दिया गया था बच्चों की टेक केयर करने के लिए अब वो भी स्कूल जा सकती है। सो गवर्नमेंट जो है इस तरीके के काम अभी कर रही है। सो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स रिवाइज व्हाट वी हैव डन टुडे। वी हैव look here the story of Samoa Island and the मध्य प्रदेश और यहाँ पर देखा था दोनों सोसाइटीज में जो है कैसे अलग तरीके से बिहेव होता है। उसके बाद हमने एक स्टोरी पढ़ी माय मदर डज नॉट वर्क जिसमें देखा हमने कि हाउस होल्ड चोर्स को कैसे डीवैल्यू कर दिया जाता है और इसको हमने हरवीर की मदर की स्टोरी के साथ समझा था। नेक्स्ट हमने देखा कि उस काम को हाउस होल्ड चोर्स को वैल्यू किया गया या नहीं किया गया। बाद में हमने देखा लाइव्स ऑफ डोमेस्टिक वर्कर्स, विमेन्स वर्क एंड इक्वालिटी। डोमेस्टिक हेल्पर्स की जिंदगी कैसे होती है, उनके काम को कैसे रिकॉग्निशन मिलती है या नहीं मिलती है, और साथ ही साथ हमने देखा कि विमेन्स जो है अगर उनके काम को इक्वालिटी पर लेकर आना है, उनको वैल्यू दिलवानी है तो उसके लिए गवर्नमेंट जो है वो बेसिक स्तर पे क्या काम कर रही है वो भी हमने इस स्टोरी की हेल्प से सीखा। सो डियर स्टूडेंट्स, this chapter is complete. We will meet soon in our next video with a new topic. Till then, stay happy, blessed. Thank you.